अंग्रेजों के ज़माने के जो कानून थे, उनको बदल दिया है। पहले आईपीसी होती थी, सीआरपीसी होती थी और इंडियन एविडेंस एक्ट होता था। लेकिन उसको बदल करके अब भारत सरकार ने किया है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। लेकिन इनको बदलने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? और इसके लिए सरकार ने किस तरह से तैयारी की और क्या ये अब वास्तव में लागू हो चुके हैं? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डीजीपी एसएस यादव जी, जो कि 1997 बैच के आईपीएस ऑफिसर्स हैं, अगमू कैडर के ऑफिसर्स हैं और इस समय चंडीगढ़ में हैं डीजीपी चंडीगढ़ के तौर पर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद जितेंद्र। और आपसे सर मैं ये, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, क्योंकि कानून में बदलाव हुए हैं और हर किसी का वास्ता पड़ता ही है कानून से, किसी भी तरीके से आप मान लीजिए। लेकिन क्योंकि बदलाव हुए हैं तो हर किसी को ये जानना भी ज़रूरी है कि इसका मकसद क्या था और इससे आगे होगा क्या। तो सर ये बताइए कि मैं सुन रहा था, क्योंकि आप जब डीजीपी चंडीगढ़ हैं तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहाँ पर पहुँचे थे। आपने पूरी प्रेजेंटेशन दी, आपने बताया कि किस तरह से ये कानून लागू हो चुके हैं। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसको दबाने के लिए अंग्रेज जो हैं 1860 में इस आईपीसी को लेकर के आए थे, जिसे बदल करके अब बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। तो आप बताइए कि क्या फर्क है आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता में? देखिए, इसका जो परिप्रेक्ष्य और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और जो हमारी भारत सरकार है, उसने जो परिप्रेक्ष्य देखा है और जो चिंतन है इसके बीच में, उसमें अगर हम परिप्रेक्ष्य को ही देखें तो हमारी जितने भी कानून थे ब्रिटिश कालीन, वो गुलामी या उपनिवेशवाद पर आधारित थे। 1857 जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसको दबाने के लिए भारतीयों को किस तरह से गुलाम रखा जाए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को किस तरह से दबाया जा सके, उसके तहत 1860 का जो आईपीसी था वो आया। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1878, 1898 में सीआरपीसी, ये जो तीनों कानून थे ब्रिटिश कालीन, ये बेसिकली भारतीयों को गुलाम रखने के लिए और किस तरह से जो ब्रिटिश साम्राज्य को और लंबा ना केवल भारत में चलाया जा सके। एक उदाहरण के तौर पर एशिया और अफ्रीका के जो आज़ादी के लिए जो और राष्ट्र लड़ रहे थे, उनको दिखाया जा सके कि हम देखो इतने बड़े एक उपमहाद्वीपीय संस्कृति को किस तरह से गुलाम रख सकते हैं। जब मैंने परिप्रेक्ष्य की बात कही है तो हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है और उसमें राजनीतिक चिंतन है, उसमें राजनीति का जो चिंतन है, उसमें जो विधि का चिंतन है, वो शुक्र नीति, चाणक्य नीति, विदुर नीति अपने आप में इतनी समृद्धशाली जो है वैदिक परंपराएं हैं और वैदिक सोच है, जो किसी भी राष्ट्र के कानून को समृद्धशाली और प्रगतिशील बनाया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दिव्य दृष्टि की जो सोच है इन तीनों कानूनों के बीच में, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो सोच है ये एक आज़ाद भारत की सोच है, उपनिवेशवाद से परे सोच है। ये ना केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अपने आप में आदर्श स्थापित करते हैं और जिसमें जो मुख्य जो बिंदु है वो नागरिक को रखा गया है। भारत के जो नागरिक हैं और उनकी आज़ादी को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सके, और साथ के साथ पहले जो ब्रिटिश कालीन जो कानून थे वो दंड आधारित थे। अच्छा। कि आप सजा कैसे देंगे, सजा क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि भारतीयों को गुलाम रखना चाहते हैं, बिल्कुल। भारतीयों को किस तरह से दबाया जा सकता है। एक राष्ट्र की परिकल्पना होती है अपने नागरिकों के प्रति, उनकी सुरक्षा को कैसे जो है सुरक्षित रखा जा सके। साथ के साथ अगर किसी को ज़रूरत है, कोई पीड़ित है, कोई निर्दोष है, कोई निर्बल है, कोई निर्धन है, उसको आवश्यकता है उसके अधिकारों की सुरक्षा की, तो उसको किस तरह से न्याय दिया जा सके। तो अगर जो सोच की बात करते हैं, जो आपने प्रश्न पूछा, ये परिकल्पना है दंड से न्याय की ओर। अच्छा, पहले दंड आधारित था, अब न्याय आधारित है। ये आपने बड़ी सही बात की, दंड और न्याय। तो लेकिन अपराधियों को दंड तो इसमें भी दिया जाएगा ना, तो उस सोच के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे कि दंड और न्याय के बीच में किस तरह से आप। देखिए, बहुत ही सूक्ष्म हाँ। अंतर है। ब्रिटिश कालीन व्यवस्था में भारतीयों को
एक्यूज्ड माना जाता था। तो सभी उनकी बात। फ़ोकस जो हाँ, थी वो दंड देने पर है कि हाँ। आपको दबाया किस तरह से रखा जा सके, हुँ, आपको गुलाम किस तरह से हुँ, रखा जा सके। हुँ, पूरी जो भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसको गुलाम कैसे रखा जा सके। अब जो किसी भी विधि का जो मैंने अगर आप चाणक्य नीति की बात हुँ, करते हैं, शुक्र नीति की बात करते हैं, किसी भी राज्य का जो आधार है वो हुँ, आप अपने लोगों को किस तरह से एक समृद्धशाली सुरक्षित समाज दे सकें। सुरक्षित समाज जब देते हैं जब उस देश के नागरिकों को न्याय मिल सके। नागरिकों को न्याय किससे मिल सके? कि अपराधियों से न्याय मिल सके, हुँ, अपराधियों से सुरक्षा मिल सके और जिस तरह से अपराध की जो प्रकृति है और स्वरूप है, एक ग्लोबलाइज़ेशन के टाइम में हुँ, जो बदल रही है, जो हुँ, तकनीक बदल रही है, जिस तरह से साइबर क्राइम्स है, हुँ, ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम्स है, नार्को हुँ। टेररिज़्म है, उस तरह के परिप्रेक्ष्य में इन तीनों कानूनों को इस तरह से बनाया गया है कि ये पुलिसिंग को एक अगले युग में लेकर जाते हैं। एक परिवर्तनकारी जो दृष्टिकोण के साथ पुलिसिंग को लाना चाहते हैं और 1 जुलाई से इसमें जो प्रयास किए गए हैं पूरी तरह से जब कानून तीनों लागू हुए हैं, तो उसमें पुलिसिंग के लिए जो व्यवस्था की गई है, ना केवल ये है कि जो पुलिस बल है, हुँ, हुँ। उनको प्रशिक्षण के तौर पर, उनकी जो तकनीकी संवर्धन के तौर पर और एक संवेदनशीलता के साथ, ये जो बल दिया गया है तीनों कानूनों में, ये ना केवल भारतीयता का बल है, अपितु किसी भी पुलिस बल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य राष्ट्र की पुलिस के समकक्ष उसको संवर्धित किया जा सके और उसको प्रशिक्षित किया जा सकता ये पूरा प्रभाव है। मैं पढ़ रहा था कि 2019 में इस कानून को बदलने की तैयारी शुरू की थी और करीब 150 से ज़्यादा मीटिंग भी की गई और 43 देश की जो कानून व्यवस्था है, उसको भी पढ़ा गया, सोचा गया, समझा गया। तो अब क्योंकि अब ये लागू हो चुका है और चंडीगढ़ पहला ऐसा राज्य भी है, यूटी भी है, जहाँ पर ये पूरी तरह से लागू हो चुका है और आपने खुद पूरा प्रधानमंत्री के सामने इसके बारे में बताया। तो क्या-क्या मुख्य बिंदु आपने रखे? क्या-क्या बताया आपको? क्या बेहतर लगा? क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप आईपीसी में भी क्योंकि इतना लंबा करियर है आपका पुलिस ऑफिसर्स के तौर पर, तो आप आईपीसी में अब तक लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे, कोर्ट में लेके जा रहे थे, सीआरपीसी में आपके केसेस चल रहे थे, अब बीएनएस में आ गए हैं। तो क्या आपने मुख्य बदलाव इसके अंदर देखा? कितना ईज़ आपने इसके अंदर देखा कानून को लागू करने में, समझने में? और क्या आपको लगता है कि पहले से लेकर के अब जो है, ज़्यादा इसके अंदर आप प्रभावी इसको मानते हैं? देखिए, इससे तीनों कानूनों के आने से पुलिसिंग का एक बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है दृष्टिकोण में, किस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि पहले क्या होता था कि केसेस चलते थे, हुँ, अन्वेषण बहुत लंबे टाइम तक चलते थे। हुँ, उसके बाद में जो है काफ़ी टाइम तक न्यायालय में चलते थे। अभी क्या है हर स्टेज पर ये बल दिया गया है कि एक समय सीमा के तहत चीज़ें जो है अच्छा। उनकी पूर्ति करी जाएगी। ये नहीं हो सकता कि जो प्रावधान है 0 एफआईआर के, हुँ, हुँ, ई एफआईआर के, हुँ, हुँ, 3 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर अपनी इंक्वायरी पूरी करना, एफआईआर दर्ज करना, इतने दिन के अंदर आप को इंटीमेशन देना, अगर आप अरेस्ट होते हैं तो किस तरह से तुरंत आपको ये बाधित है कि आप उनके रिश्तेदारों को या नज़दीकी लोगों हुँ। को सूचना दें। और इसके बाद जो युगांतकारी चीज़ है, वो ये है कि देखिए जो पूरा बल दिया गया है, वो साक्ष्य पर दिया गया है, हाँ, ये कि बड़ा आप इम्पोर्टेंट। सत्य आधारित आपकी अन्वेषण हो। हुँ, सत्य हुँ, आधारित पहले भी होती थी, लेकिन उसको वैज्ञानिक पद्धति के इस्तेमाल से हुँ, जब आप साक्ष्य एकत्रित करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई इंसिडेंट हो जाता हुँ, है, तो ये कानून के अंदर है कि पूरे सीन ऑफ क्राइम की किस तरह से जो ई साक्ष्य पोर्टल है, उसमें रिकॉर्डिंग होगी, पूरा साक्ष्य उसमें रिकॉर्डिंग होगा कि अच्छा। क्या सीजर हो रहा है, क्या-क्या है, उस वक़्त मौके पर कौन उपस्थित है, सभी का जो है उस रिकॉर्डिंग में होगा और उस रिकॉर्डिंग को माननीय न्यायालय के पास में 48 घंटे के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने की जो कानून में प्रावधान है। और क्या जब आप किसी भी सीन ऑफ क्राइम को जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग के साथ-साथ ये है कि अगर 7 साल से ज़्यादा है तो किस तरह से आपको फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का हुँ, इस्तेमाल करना है। तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाने की जो चीज़ है, हुँ, किसको बुलाया गया है, उसके लिए प्रयास ये किया गया है कि जो
फोरेंसिक लेबोरेटरीज हैं, उनके एक्सपर्ट्स या जो नोटिफाइड एक्सपर्ट्स हैं, हम्म, उनका इस्तेमाल करके जो है साक्ष्य को एकत्रित करके एक जो अन्वेषण है वो फुल प्रूफ और वाटर टाइट अन्वेषण हो। और चूंकि आप एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप किसी स्टेटमेंट को आज कुछ हम्म, है, 10 दिन बाद आप कुछ कर लें। वो जो समस्याएं कई बार रहती थी या वो चुनौतियां जो रहती थी या जो एलिगेशंस जो रहते थे, वो मुझे लगता है कि वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई हैं। और जब साक्ष्य आपका इलेक्ट्रॉनिक होता है और इसी के साथ-साथ जब आप चंडीगढ़ की बात करते हैं, तो ये प्रयास किया गया है कि तकनीक का इस्तेमाल हर स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन पर ओके। हो। मान लीजिए कोई पीसीआर की कॉल आती है, हम्म, उसकी रिकॉर्डिंग है, सीन ऑफ क्राइम पर जा रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग है, आपने वहाँ पर कोई साक्ष्य एकत्रित किया, तो आपकी मर्ज़ी नहीं है, पहले अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर हम्म, पाते थे या रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते थे, तो ये आप उसमें हेरा-फेरी कर सकते हो। हम्म, इस तरह की एलिगेशन आपके ऊपर लग सकती है कि पूरा साक्ष्य एकत्रित नहीं है। अब आप बाधित हैं कि आप फुल प्रूफ जो ओके। है आपके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर उसको भेजने की जो प्रक्रिया है, फोरेंसिक लेबोरेटरीज़ को संवर्धित किया गया है, उनमें सुविधाएँ बढ़ाई गई हैं, उनमें एक्सपर्ट्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो वो भी ऑनलाइन जो आपने सीज़र किया है, वो तो फ़िज़िकल रूप में चला हम्म, गया, लेकिन जो ऑनलाइन रिपोर्ट्स जो देरी होती थी, हम्म, कई बार फोरेंसिक रिपोर्ट्स के आने में, चूँकि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, तो प्रयास ये किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी, मान लीजिए उस सीन ऑफ क्राइम पर कोई इंजर्ड है या किसी की हम्म, डेथ हो गई है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हम्म, तो एक मेडलीपार नाम का पोर्टल है। हम्म, तो मेडलीपार पोर्टल में ये है कि आप वहाँ मौके पर रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और वहीं से आप अपनी रिक्वेस्ट जो है हॉस्पिटल में भेज देते हैं कि हम इंजर्ड को भेज रहे हैं या पोस्टमार्टम के लिए अच्छा, वो भेज जो रहे टाइम गैप होता था वो एकदम हैं। से जीरो कर वो दिया। काफ़ी कम हो जाता है। वहाँ पर डॉक्टर भी जो हैं हम्म, और या पोस्टमार्टम जो कर रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन भेज देते थे। हम्म, ये सब चीज़ें, इसमें जितने भी जो आपराधिक न्याय प्रणाली व्यवस्था के हम्म, जो महत्वपूर्ण अंग हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हम्म, फोरेंसिक्स हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे प्रिजन्स हो, हम्म, प्रोसिक्यूशन हो, तीनों कानूनों में, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की जो दूरदृष्टि है, जो आपने कहा कि 2019 से बहुत ही गहन ढंग से हम्म, अनुसंधान करके, तुलना करके और एक भारतीय परंपरा के तहत जो है एक नवाचार इन तीनों कानूनों के रूप में भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में जो आया, जो कि नागरिक न्याय और नागरिक अधिकारों पर केंद्रित है। उसमें पाँचों जो स्तंभ है आपराधिक न्याय प्रणाली के, इनको तकनीकी रूप से संवर्धन भी किया गया। अब आप जेल की बात करते हम्म, हैं, तो जेलों में क्या होता था कि आप कैदियों को न्यायालय ला रहे हैं, हम्म, प्रिज़न वैन्स चल रही हैं, बिल्कुल। समय की जो है बचत हो गई कि आपने ऑनलाइन न्याय, जेल के अंदर ही वीसी कॉन के लिए स्टूडियो बना दिए, जहाँ से आप रिमांड ले हम्म, सकते हैं। हम्म, इसी तरह से चाहे वो हॉस्पिटल के लोग हों, चाहे विटनेसेस के हम्म, लिए हों या फोरेंसिक्स में हो, वहाँ पर कुछ स्थान वीसी रूम्स के तहत नोटिफ़ाई कर दिए गए। जैसे अच्छा। चंडीगढ़ की बात करते हैं, तो चंडीगढ़ में 81 ऐसे स्थान हैं, जहाँ जो वीसी रूम्स के तौर पर नोटिफ़ाई कर दिए गए हैं, जहाँ से आप अपनी गवाही या विटनेस दे सकते हैं। ओके। और ये न केवल चंडीगढ़ में, पूरे भारतवर्ष के कई राज्यों में अलग-अलग स्तर पर चरणबद्ध तरीके से पाँचों जो स्तंभ हैं, हम्म, उनको ऑनलाइन जो कनेक्टिविटी के तौर पर जो मैंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से एकीकृत किया जाएगा। जब आधुनिक तकनीक से हम्म, आप अपनी अन्वेषण को जो है एकीकृत करना चाहते हैं, तो उसका रिज़ल्ट जो है अगर आप देखें, तो इसी तरह से कन्विक्शन में भी सुधार होगा, अन्वेषण टाइम पर होगा। जब हम प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं, तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की स्थापना की जा रही है राज्यों के स्तर हम्म, पर, केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर, जिलों के स्तर पर भी। और वहाँ पर ये प्रयास किया गया है कि जो चार्जशीट है, वो सभी ऑनलाइन जाएँ, उनकी स्क्रूटनी हो, हम्म, फाइल्स की स्क्रूटनी हो, और जो भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो भी सुझाव और निर्देशन दिए जाने कि कहाँ पर क्या-क्या चीज़ें और रह गई हैं, उनकी भी पूर्ति, वो अपनी पूर्ति करके हम्म, दोबारा ऑनलाइन करके, और वहाँ से उसके बाद जो है आईओ अपनी चार्जशीट ऑनलाइन जो है माननीय न्यायालय में भेज सकता है। तो ऑनलाइन जो पूरा प्रोसेस किया गया है, जैसे हॉस्पिटल का प्रोसेस ऑनलाइन है, फोरेंसिक्स का हम्म, प्रोसेस ऑनलाइन है। समन्स में बहुत सारे संसाधनों
की व्यर्थता हो जाती थी, बहुत सारे संसाधन लग जाते थे। अब माननीय न्यायालय जो है मध्य प्रदेश में ई-समन्स की स्थापना अभी हुई। सारे ऑनलाइन हो गए अब हैं। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन हो गए हैं, चंडीगढ़ में हो गए हैं और बाकी प्रदेशों में भी किया जा रहा है। तो ये जो जैसे ज़ीरो एफआईआर, बहुत जगह ये होता था कि ज्यूरिसडिक्शन का इश्यू था, नहीं ये इस पुलिस स्टेशन का नहीं है, ये उस पुलिस स्टेशन का है, तो आप ज़ीरो एफआईआर रजिस्टर करके बाद में अगर ये बात आती भी है कि ये जो है दूसरे ज़िले या दूसरे प्रदेश का है, लेकिन संवेदनशीलता इतनी ज़्यादा है कि एफआईआर रजिस्टर तुरंत होनी चाहिए, तो आप रजिस्टर करके भेज सकते हैं। फिर ये एक चुनौती आई कि मान लीजिए जो विक्टिम है वो चंडीगढ़ में है, वो तमिल है, तमिलनाडु में एफआईआर भेजनी है, तो जो भाषिनी नाम का जो सॉफ्टवेयर है, जिससे उसकी जो कंप्लेंट है उसको अगर तमिल में ट्रांसलेशन की ज़रूरत है, जितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, अच्छा। उसमें ट्रांसलेशन की आपको मलयालम में करनी हो या बंगाली में करनी हो या तेलुगु में करनी हो, तो भाषिनी के तहत आप ट्रांसलेट करके ओरिजिनल कंप्लेंट के साथ आप तुरंत मतलब ट्रांसफ़र। आपने जीरो एफआईआर दर्ज की और कोई अगर दूसरी लैंग्वेज का है तो वहाँ पे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके सीधा वहाँ पे। बिल्कुल, अब मैं ये बताना चाहूँगा कि चूँकि आपने हुँ, कहा कि आपने दर्ज की, अब मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो इतना जो वृहद पूरी जो व्यवस्था की जो संकल्पना है, उसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, हुँ, ब्यूरो ऑफ हुँ, पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ये एजेंसीज़ जो गृह मंत्रालय के तहत काम करती हैं, इन्हीं की सपोर्ट से, इन्हीं की गाइडेंस से, हुँ, इन्हीं की विज़न से जो तीनों कानूनों की जो संकल्पना है, जो एक विज़न है, उसको पूरे भारतवर्ष में हुँ, लागू किया गया है। जैसे एनआईसी है, हुँ, एनआईसी तकनीकी सपोर्ट हुँ, देती है, बीपीआर&डी रिसर्च है, हुँ, बहुत सी नोटिफ़िकेशंस हैं, उनके बारे में जो है गाइडेंस करते रहते हैं। एनसीआरबी किस तरह से पूरा जो प्रोसेस है, एफआईआर से रजिस्टर से लेके हुँ, आगे जो पूरी स्टेज है, अब गृह मंत्रालय के तहत बहुत सारे डैशबोर्ड्स और पोर्टल्स हैं, हुँ, जो चाहे वो इलीगल माइग्रेंट से हुँ, रिलेटेड हो, फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड हो, वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड हो, साइबर क्राइम से रिलेटेड हुँ, हो, ड्रग से रिलेटेड हुँ, हो, इस तरह के बहुत सारे करीब तकरीबन 40-45 इस तरह की हुँ, हेल्पलाइन्स और पोर्टल्स हैं, जिनको एकीकृत भी किया जा रहा है, जिससे कि एक पूरे भारतवर्ष का एक डेटाबेस बन जाए। जैसे नफ़ीस एक डेटाबेस है फिंगरप्रिंट्स का, अच्छा। इसी तरह से एक चित्र खोजी एक है, जिसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा कैदी जो रहे हैं, जो हुँ, अपराधी रहे हैं, उनका डेटाबेस है। तो इस तरह के सारे पोर्टल्स को एकीकृत करके और जो सुविधा जो तकरीबन पूरे भारतवर्ष में 16,000 से ज़्यादा जो पुलिस हुँ, स्टेशंस हैं, उनमें जो सुविधा मिल सके, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको एक एक्सेस डेटा बैंक को मिल सके, और इसके तहत जो, चूँकि मैंने कहा कि तीनों कानूनों के तहत भारतीय पुलिस को की तकनीक को का संवर्धन भी किया गया और एक नए हुँ, युग की तरफ ले जाया गया है। तो इसके तहत एनसीआरबी है, हुँ, बीपीआर&डी है, इसमें निरंतर जो विभिन्न राज्य पुलिस है, निरंतर किस तरह से आप डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी जो तकनीक और पद्धतियों को समझकर, इस्तेमाल करके किस तरह से आप डेटा एनालिटिक्स के तहत अपनी हुँ। इन्वेस्टिगेशन को और अपराध रोकथाम और अपराध नियंत्रण और इसके साथ-साथ पुलिसिंग की बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसमें प्रयास किया जा रहा है कि नाम बड़े अच्छे रखे जैसे नफ़ीस, चित्रलेखा, भाषाई। ये नफ़ीस जो है नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट अच्छा, जो है, वो नफ़ीस उर्दू वाला नफ़ीस नहीं है। ठीक। ये जो हम अंग्रेज़ी की एक NAFIS है, हाँ, और चित्र खोजी, हाँ, हाँ, देवनागरी का। तेलुगु। मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो आपने कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट है जो नया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको बना दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि आप जब भी किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो उसकी वीडियोग्राफ़ी होगी प्रॉपर ताकि आप उसकी जो एविडेंस है, उसी समय डिजिटली स्टोर करके आप भेज सकें। लेकिन आपको लगता है ये पॉसिबल है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ वीडियोज़ ऐसे देखे, वो यूपी पुलिस के थे कि कोई अपराधी जा रहा है, उसने देसी कट्टा लगाया हुआ है, अचानक पुलिस वाले पीछे जाते हैं, वीडियो एक बन रहा है, वो रोकते हैं, दिखाओ ज़रा, तलाशी करते हैं, वो वीडियो शूट हो रहा है, उसके पास से वो पिस्तौल निकालते हैं और उसको ले जाते हैं। तो आपको लगता है कि जो हमारी पुलिस फ़ोर्स है, वो इस तरह से ट्रेंड हो रही है? क्योंकि हमारी जिस तरह की सिचुएशन है, शहरीकरण भी है, ग्रामीण भी है इलाके, अलग-अलग कल्चर के लोग हैं, तो ये सब चीज़ें आपको लगता है कि इस तरीके से सारा डिजिटलाइज़ेशन प्रॉपर हो पा रहा है?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की जो और भारतीयों की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो दुनिया के किसी भी राष्ट्र के नागरिक से कम नहीं है। हुँ, आपकी जो सिलिकॉन वैली है हुँ, या इवन जिस तरह से जो साइबर प्रोसेस की नॉलेज है, हुँ, नॉलेज चाहे सकारात्मक रूप से हो या नकारात्मक रूप से हो, हुँ, चाहे बात जामतारा की हो या मेवात की हो या बैंगलोर की सिलिकॉन वैली की हो, तो हुँ, साइबर अवेयरनेस जो है और ये जो एक साइबर स्किल है, वो बहुत है। और जिस तरह से डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स हुआ है, गाँवों तक में लोग डिफरेंट हुँ, जो प्लेटफ़ॉर्म्स का पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बेसिक लिटरेट लोग भी जो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी राज्य पुलिस का कोई भी कांस्टेबल बहुत आसानी से जो है डिजिटल एम्पावरमेंट हुँ, को अपनी पुलिसिंग में और इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल कर सकता है। चूँकि आपने इन कानूनों की बात करी, बहुत से ऐसे अनूठे उदाहरण हैं। अभी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में हुई थी, वहाँ हुँ, पर बिहार से सारण पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्रस्तुति में दिखाया कि किस तरह से कम समय में एक मर्डर केस को मुझे एग्ज़ैक्ट डेज़ याद नहीं है, हुँ, शायद 20 या 25 दिन के अंदर अपराधी को सज़ा दिलवाई। और किस तरह से जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का इस्तेमाल किया गया। साथ के हुँ, हुँ, साथ हमारे यहाँ भी चंडीगढ़ में भी अभी जो हैं स्नैचिंग के केसेस हुँ, में, हुँ। पहले स्नैचिंग का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में नहीं था, हाँ, बिल्कुल, आईपीसी में नहीं था। बिल्कुल। अब जो है स्नैचिंग या छिनैती जिसको कहें हुँ, अगर हुँ, हिंदी में, तो वो एक अलग से अपराध बना दिया गया है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे प्रावधान हैं और जिसमें पुलिस को सक्षमता भी दी गई है और ज़िम्मेदारी भी दी गई है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स का हुँ, बहुत से भगोड़े हैं जो आपराधिक और आतंकवाद के तरीके के अपराध करके बाहर जा चुके हैं। हुँ, अब जो है जो ट्रायल इन एब्सेंस या आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, आपको आ नहीं रहे हैं या आ नहीं पा रहे हैं, तो आप उनकी एब्सेंस में भी उनको सज़ा दे सकते हैं। अच्छा। ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम का भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान किए गए हैं, आतंकवाद से संबंधित हाँ, प्रावधान किए आतंकवाद गए हैं। वाला बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पे आतंकी घटनाएँ हो भी रही हैं और उसको लेकर प्रिवेंशन भी कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या नए प्रावधान किए गए हैं? देखिए चाहे वो आतंकवाद से रिलेटेड हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग हुँ, से संबंधित हो, चाहे वो महिला एवं सुरक्षा से संबंधित हो, साइबर क्राइम से संबंधित हो, ये ऐसे अपराध हैं जो आपने मेरे प्रारंभिक वक्तव्य में सुना होगा कि वो आपको किसी भी राष्ट्र की सार्वभौमिकता, बिल्कुल। सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हुँ, और ये और अपराधी का कोई स्वरूप नहीं होता है, आतंकवाद का कोई उस तरह से स्वरूप नहीं होता हुँ, है। लेकिन जिस तरह से हम देखें कि बाहर से भी आतंकवाद की समस्याएँ हैं, हुँ, नक्सलवाद की भी समस्याएँ हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनका प्रभाव जो है हमारे जो विकास का जो प्रक्रिया है, विकास और हमारे जो वि विभिन्न जो हमारी इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस है उनके लिए खतरा है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में हुँ, किए हुँ, गए हैं और स्पेसिफिक प्रावधान किए गए हैं और समयबद्ध तरीके से हम अन्वेषण की हुँ, प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और साथ के साथ किस तरह से चार्जशीट है, कितने दिन में ट्रायल का है, अगर चार्जशीट हो जाती है, ट्रायल शुरू हो जाती है, तो एक विशेष प्रावधान है कि भई आपको माननीय न्यायालय को फैसला सुनाना पड़ेगा। तो ये जब आप चरणबद्ध तरीके से किसी चीज़ को लॉजिकल हुँ, कंक्लूज़न पर लेकर जाते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी जो प्रतिष्ठान है, उनको संवर्धित भी करना पड़ेगा। संवर्धित से मेरा मतलब है कि आपको जो पुलिस बल है, उनकी ट्रेनिंग पर, हुँ, प्रशिक्षण पर ध्यान देना पड़ेगा। जो आपने कहा कि क्या जो है उस स्थिति के लिए बिल्कुल। तैयार है या नहीं। इसमें जो बीपीआरएनडी ने विभिन्न ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, अच्छा। आईगोट जो ट्रेनिंग प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें हर एक राज्य के पुलिस जो कर्मचारी हैं, हुँ, उनको रजिस्टर करवाया गया है विभिन्न। जैसे चंडीगढ़ की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, उसके साथ हम लोगों ने एमओयू किया है। एनएफएसयू के साथ अच्छा। हम लोगों ने एमओयू किया है। इवन जो छोटे-छोटे जो ट्रेनिंग कोर्सेज़ हुँ, हैं, हम लोग जो है विभिन्न जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मिलके हम लोग हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं।
साथ के साथ हमारे यहाँ सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी है, जो कि विभिन्न जो आधुनिक तकनीकें हैं उनका वहाँ पर भी हम लोग हमारे ही न केवल चंडीगढ़ के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित करते हैं, बल्कि आसपास के जो राज्य हैं उनको भी हम लोग बुलाते रहते हैं, और साथ के साथ जो केंद्रीय पुलिस बल संगठन है उनके भी कर्मचारियों को हम लोग वहाँ पर प्रशिक्षित करते हैं, जिससे कि विचारों का आदान प्रदान हो सके और क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, और चुनौती आ रही हैं तो हम उनका किस तरह से सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इस नए कानून में महिलाओं और बच्चों के लिए खास तौर पर कानून बनाए गए हैं, और एक खास चीज़ है कि 90 दिन के अंदर ही, हालांकि पहले भी चार्जशीट 90 दिन के अंदर होती थी, तो इसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको 90 दिन में ही चार्जशीट फाइल करनी होगी आपको। देखिए, पहले भी था हाँ। और अभी भी है, हम्म। और जो जिसमें इसमें भी आपने देखा होगा कि जेंडर रिलेटेड मॉब हम्म। लिंचिंग है, उसका हाँ, एक अलग से प्रावधान है। जो बाल अपराध हैं बिल्कुल उन पर जोर दिया गया है कि किस तरह से जो बिल्कुल। त्वरित न्याय और जल्दी से जो न्याय की प्राप्ति हो। महिला सुरक्षा संबंधित बहुत सारे हैं। हाँ। इवन अगर आप स्ट्रीट क्राइम्स की बात करें, स्नैचिंग की बात करें, तो स्नैचिंग भी कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली महिला अपराध से ही संबंधित होता है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ों में जो प्रोविज़न्स किए गए हम्म। हैं, और नए प्रोविज़न्स में भी एक अन्वेषण को चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। उसके बाद जब ट्रायल शुरू होती हम्म। है तो वो भी एक समयबद्ध तरीके से, और हम्म। किस तरह से रिकॉर्डिंग है स्टेटमेंट्स की महिला और बाल अपराधों में, और किस तरह से एक संवेदनशीलता की जो हम्म। आवश्यकता है महिलाओं के अधिकारों से हम्म। संबंधित, उसमें प्रयास ये किया गया है कि ना केवल कन्विक्शन जल्दी हो, हम्म। और इन्वेस्टिगेशन भी पारदर्शी और एक जिम्मेदार तरीके से हो। आपको लगता है कि नए कानून आने के बाद खास तौर पर एक ये बड़ा मुद्दा रहता था कि महिलाओं और बच्चों के अंदर एक वो जो कॉन्फिडेंस कि हाँ, पुलिस हमारे पास है, हमारी सुरक्षा के लिए है, और अब जो अपराधी हैं उनके अंदर डर पैदा होगा। तो एक कहीं न कहीं, जैसे आपने स्नैचिंग की बात की, इसके अंदर प्रावधान रखा गया क्योंकि स्नैचिंग एक बड़ा ऐसा स्ट्रीट क्राइम है जिससे लगभग हर महिलाएं जो है डरी रहती हैं। बच्चों के खिलाफ क्राइम है। तो आपको लगता है कि अब नए कानून में वो इतने दांत आ गए हैं कि सच में अब न्याय हो पाएगा? बिल्कुल, नए कानून में देखिए जो समय सीमा और इस की जो अ अ, बाध्यता की गई हुँ। है, उसमें ना केवल इन्वेस्टिगेशन समय पर पूरी होगी, हुँ। बल्कि कन्विक्शन की जो दर है, वो बढ़ेगी। और कन्विक्शन की दर के साथ-साथ अगर हम बात करें कि आधुनिक तकनीक के कारण से हुँ। जो न्याय प्राप्ति भी बढ़ेगी, और साथ के साथ इवन अब जेलों में भी अगर आप हुँ। देखते हुँ। हैं, तो किस तरह से अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी सज़ा पूरी कर ली है, अगर आधी सज़ा पूरी करी है, 1/3 सज़ा पूरी करी है, हुँ। और बहुत से जो पेटी ऑफेंसेस हैं, जो हीनियस क्राइम्स नहीं हुँ। हैं, उसमें अगर किसी को रिलीफ भी देना है, तो उस तरह के प्रावधान भी किए गए हैं। और उसके कारण से क्या होगा कि जिस तरह से अननेसेसरी प्रिजन्स कंजेस्ट हो रही हैं, हुँ। वो भी ज़रूरी है कि आप किसी भी व्यक्ति को जो न्याय है, रिलीफ है, वो एक समय अवधि के साथ मिले। तो आपको लगता है कि जो नए कानून है उससे कहीं न कहीं जो जेलों के अंदर जो कैदी हैं, उसके अंदर भी कहीं न कहीं कमी आएगी, क्योंकि टाइम सीमा के अंदर, समय सीमा के अंदर जो सज़ा मिलेगी, उससे जो अंडर ट्रायल कैदी हैं, उसके अंदर कहीं न कहीं कमी आएगी? देखिए, बिल्कुल जो न्याय व्यवस्था सभी के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए कोई पूछने वाला ही नहीं है, जेल में कैदी पड़ा हुआ है, सज़ा कई बार ऐसे भी उदाहरण हो जाते हैं कि सज़ा काटने के बाद भी उस जो है, और ऐसे अपराध हैं जिसमें उसको ज़मानत मिलनी चाहिए हुँ। थी। तो अब जो ऑटोमेटिक अलर्ट्स की आवश्यक जो प्रावधान है हुँ। कि भई अगर किसी व्यक्ति की एक सज़ा पूरी हो गई है, हुँ। तो जो जेल सुपरिटेंडेंट है, हुँ। उनके ऊपर बाध्यता स्थापित करी गई है कि भई आप उसको दिलवाएँगे, और एक ऑटोमेटिक अलर्ट होगा। बहुत सी जो मान लीजिए मर्सी हुँ। पिटीशंस है, हुँ। डेथ सेंटेंसेस हाँ, है, बिल्कुल। ऐसे अपराध जो संगीन हुँ। या मानवता के विरुद्ध नहीं हो, पर हुँ। बल्कि और जो अपराध है जिनमें अगर एक आवश्यकता है उस रिलीफ देने की, उसके भी प्रावधान किए गए हैं। तो अगर तीनों कानूनों को देखें तो जिसे कहें कि एक बिल्कुल इंटीग्रल
इंक्लूसिव और होलिस्टिक कानून है कि समावेशिक है, जिसमें समाज के सभी अंगों हुँ, को हुँ। संवेदनशीलता के साथ उनका ध्यान रखा गया है, और साथ के साथ जब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है, तो जो आपकी अन्वेषण है और आपकी जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, वो ज़्यादा पारदर्शी होती है। साइंटिफिक एविडेंस, वैज्ञानिक जो साक्ष्य हुँ, पर हुँ। आधारित होती है, तो अकाट्य होती है। जब अकाट्य होती है, तो आपकी जो प्रामाणिकता है वो बढ़ जाती है, और जब प्रामाणिकता बढ़ जाती है, तो आपका जो सिस्टम है, उसकी क्रेडिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ती है। सर, जो डिजिटल एविडेंस की बात है कि जब भी आप किसी अपराधी को गिरफ्तार करेंगे तो डिजिटल एविडेंस भी जुटाएँगे आप, रिकॉर्डिंग भी होगी बाकायदा और उसे 48 घंटे के अंदर अदालत में पेश करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बर्डन की तरह भी होगा और मान लीजिए किसी अपराधी को आप पकड़ते हैं और उस समय आपके पास ऐसा कोई डिजिटल एविडेंस नहीं आप रख पाते हैं, तो उसका फ़ायदा अपराधी उठा पाएँगे, तो क्या इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है इस कानून के अंदर? देखिए, साक्ष्य साक्ष्य होता है, तकनीकी साक्ष्य भी होता है हुँ, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी हुँ, होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो है एक जिसको आप सेल फ़ोन हुँ, कहते हैं, हुँ, ये ना केवल तकनीकी हथियार है, हुँ, और ये आप पुलिस कर्मचारियों की हुँ, तो बात रहने दीजिए, सभी के पास होता हुँ, है। हुँ। सब्जी बेचने वाले के पास भी बिल्कुल। होता है, रिक्शा वाले के पास भी होता है, और बहुत से ज़्यादा ही जो जागरूक लोग हैं, उनके पास 2-2 3-3 फ़ोन हुँ, भी रखते हैं। तो उसके अंदर जो मान लीजिए ई-साक्ष्य की जो हुँ, बात है, जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसकी एक्सेस जो है आईओएस पर भी अवेलेबल रहती है और हुँ, एंड्रॉयड पर भी ऑथेंटिकेटेड, डेडिकेटेड रहती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि देखिए कुछ चीज़ें एवोल्यूशनरी भी होती हैं हुँ, और सर्कमस्टेंशियल भी होती हैं। जब आप बात करते हैं कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन हुँ, ऐसी आती है, जब आप कहें कि नहीं जी, आप बहुत बड़े आतंकवादी को पकड़ रहे हैं, तो एक आदमी जा रहा है, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो सकती हुँ। है, और हाइपोथेटिकल सिचुएशन में सभी तरह की संभावनाएं बिल्कुल, बिल्कुल। रहती हैं। और रही बात तकनीकी संवर्धन की, तो जैसे चंडीगढ़ की बात हुँ, करते हैं, तो हमने हर एक थाना स्तर पर जो है डेडिकेटेड टैबलेट्स दी हैं। हमारे जो अन्वेषण अधिकारी हैं, उनको उसमें प्रशिक्षित किया गया है। हुँ, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स में प्रशिक्षित किया गया है कि किस तरह से जो साक्ष्य की रिकॉर्डिंग हो सकती है, किस तरह के विभिन्न जो गृह मंत्रालय के जो डैशबोर्ड्स हैं, उनकी किस तरह से एक्सेस हो सकती है। साथ के साथ जो हमारी बीट्स हैं, हुँ। उनको ई बीट बना दिया गया है, तो हमने डेडिकेटेड फ़ोन भी हमारे जी। जो बीट ऑफिसर्स को दिए गए हैं, और ये हमारे चंडीगढ़ में पिछले तकरीबन 3-4 साल से ज़्यादा समय से ये चल रहा है, और उसमें निरंतर जो है सुधार उसमें किया जाता है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस परियोजना को प्रारंभ किया था। तो जो फ़ोन्स हैं और टैबलेट्स हैं, और हर एक राज्य में, ये नहीं है कि हुँ, चंडीगढ़ में, हर एक राज्य में, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, हर हर राज्य में, आंध्र प्रदेश है, हर एक राज्य में जो पुलिसिंग से संबंधित विभिन्न जो चरण हैं, उसमें तकनीकी संवर्धन का प्रयास किया है। और एनसीआरबी और बीपीआरएनडी इन सभी चीज़ों को एक जगह एकीकृत करके, समाहित करके, जो एक आदर्श जो टेम्पलेट और डैशबोर्ड जो पूरे भारतवर्ष में प्रोवाइड करता है, जैसे एनआईसी के तहत ई साक्ष्य को पूरे भारतवर्ष को जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया है कि वो साक्ष्य संकलन के समय इस डैशबोर्ड का इस्तेमाल करें। इसी तरह से नफीस है, हुँ, चित्र खोजी है, मेडली पार है, हाँ, ई समन्स है, तो ये जो आपकी अन्वेषण और आगे कोर्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, माननीय उच्चतम न्यायालय की जो निर्देशन में जो माननीय ई कमेटी है, विभिन्न जो हाई कोर्ट्स की, हुँ, वहाँ पर ये प्रयास हर एक चरण पर चल रहा है कि न्यायालयों को और बाकी जो आपराधिक न्याय प्रणाली के जो स्तंभ हैं, प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन निदेशालय है, हॉस्पिटल्स है, फॉरेंसिक्स है, प्रिजन्स हैं, पुलिस स्टेशन है, कंट्रोल रूम से, इन सभी को एकीकृत करके
एक ही प्लेटफॉर्म पर लाके ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, बात कर सके। बात करने का मतलब कि गवाही हो रही है तो किस तरह से जो वकील भी है, प्रोसिक्यूटर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और फोरेंसिक वाले किसी ने एविडेंस देनी है, किसी पुलिस अधिकारी को एविडेंस देनी है, कैदी जो है वो जेल में है, इनको किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। इस जिस प्लेटफॉर्म का नाम है न्याय सेतु। जो मैंने प्रारंभ में कहा कि ये जो भावना है, पूरी जो तीनों कानूनों के तहत जो भावना है, और जो न्याय सेतु डैशबोर्ड की जो भावना है, न्याय सेतु डैशबोर्ड का जो उद्देश्य है वो ये है कि भावना जो आप तकनीकी रूप से सर्वोच्च हों, अकाट्य हों, और जो आपकी जो भी कार्य प्रणाली है, चाहे वो आपकी पुलिस कंट्रोल रूम की हो, पुलिस स्टेशन की हो, पुलिस स्टेशन में एफआईआर जनरेशन की हो, समन्स की हो, केस डायरी लिखने की हो, चार्जशीट जाने की हो, इसको तकनीक इस्तेमाल करके इसको जल्दी से जल्दी जहाँ पर जाना है वो आपस में बात कर सकें। ऑर्डर्स जो हैं माननीय न्यायालय के वो समय पर जा सकें और उसको तुरंत देखा जा सके, फिर जो आगे क्या कार्रवाई करनी है वो हो सके। तो ये पूरा जो है न्याय सेतु एक डैशबोर्ड के तहत सभी जो अंग है आपराधिक न्याय प्रणाली के, वो किस तरह से एक दूसरे से निरंतर आपस में संवाद या बातचीत कर सकें। तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो पुलिस के ऊपर जो आरोप लगते रहते हैं कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं कभी-कभी बहुत सारे ऐसे आरोप आते हैं कि गलत कार्रवाई कर रही है, तो उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी इसकी वजह से। बिल्कुल कमी आएगी। चलिए इसके अलावा मैं सर आपसे एक और पूछता हूँ, क्योंकि अब आप डीजीपी चंडीगढ़ हैं, ट्रैफिक निश्चित तौर पर आपके अंडर ही आता है। उससे पहले आप दिल्ली में भी स्पेशल सीपी ट्रैफिक रह चुके हैं। क्या आपको लगता है इस तकनीक का इस्तेमाल ट्रैफिक को भी कम करने में, मैनेज करने में, और जो जिस तरह से हम देख रहे हैं रोड के ऊपर जो है जिस तरह से वायलेशंस हो रही हैं अलग-अलग, उसको भी कंट्रोल करने में सब चीज़ों में कारगर होगा? देखिए, दिल्ली में यातायात व्यवस्था अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, और मैं ये मानता हूँ कि जो दिल्ली यातायात पुलिस से विभिन्न जो चुनौतियाँ हैं और उनके जो आयाम हैं, और राष्ट्रीय राजधानी है, बहुत सारे प्रोसेशंस, एजिटेशंस, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, और जिस तरह से गुड़गांव और नोएडा, फरीदाबाद, और एक जो ट्रांजिट मूवमेंट है, तो जब तकनीक की बात करते हैं तो आईटीएमएस पूरी तरह से लागू होने के बाद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का और ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पहले से काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से इन सभी तकनीकों का विभिन्न स्तर पर इस्तेमाल करती रही है। तो बिल्कुल जो है सुधार होगा, और जो तकनीक का सुधार आगे आने वाले टाइम में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट में जो आपका जो तकनीक का स्तर है, वो ही आपकी यातायात व्यवस्था की सुगमता और जो रिस्पॉन्सिवनेस को डिसाइड करेगा। कभी ट्रैफिक पे आराम से चल पाएँगे सर दिल्ली की सड़कों पे हम? मुझे लगता है तो देखिए, ट्रैफिक की जो समस्या है, वो जो आप कह रहे हैं कि आराम से चलने वाली चीज़, वो एक सोशल बिहेवियर की भी समस्या है। हमारा जो यातायात व्यवस्था है वो व्हीकल सेंट्रिक है, वो नागरिक केंद्रित नहीं है, वो पेडेस्ट्रियन केंद्रित नहीं है, और यातायात व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी की भी आवश्यकता है। जिम्मेदारी की भी आवश्यकता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जितना भौतिकीकरण बढ़ता है, जितना मटेरियलिज्म बढ़ता है कि हर व्यक्ति अपनी गाड़ी रखना चाहता है, और मैं ये मानता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो आवश्यकता और ज़्यादा है। मेट्रो ने काफ़ी सुधार किया है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उसकी अवेलेबिलिटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, उसमें और ज़्यादा उपलब्धता की आवश्यकता है, जो प्रयास किए भी जा रहे हैं। और जो एक नेटवर्क ऑफ रोड्स है, क्योंकि देखिए रोड्स जो हैं उनकी लेंथ या ब्रेड्थ, जो स्पेस है वो कांस्टेंट है, आप उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप परिवर्तन जो कर सकते हैं वो ये है कि गाड़ियों की संख्याओं को किस तरह से नियंत्रित किया जा सके, और आप अपनी तकनीक को किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। दिल्ली में ये मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत राय है, कि इट इज़ हाई टाइम कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर कंजेशन चार्जेस लगने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि नोएडा वाला व्यक्ति इंडिया गेट होकर ही जाएगा या धौला कुआं होकर ही जाएगा।
जो है। और ये नहीं हो सकता है कि आप किसी जगह पर जा रहे हैं, वहाँ पर आपके क्रॉस करने से ही कंजेशन बढ़ता है। अगर आपके पास और साधन अवेलेबल हाँ। हैं, तो जहाँ कंजेशन के है वहाँ पर कंजेशन प्राइसिंग है। फिर दूसरी चीज़ है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, ट्रैफिक जो अनुशासन है उसके बारे में और ज़्यादा नागरिकों में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी होनी चाहिए। छोटी सी चीज़ है, रेड लाइट जंप हुँ। करना, या रात के टाइम में भी जो जिस तरह से फैटल एक्सीडेंट्स का आप एनालिसिस करेंगे। हुँ। और अब जो है केएमपी है और बाकी जो यूईआर है और बाकी जो रोड्स आ गए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सोनीपत से आने वाला जिसको फरीदाबाद जाना है वो दिल्ली क्रॉस करके जाए, या सोनीपत से आने वाले को अगर ओखला आना है तो वो दिल्ली में से होकर आए। मान लो सर उसका तो दिल्ली घूमने का मन हो तो सर? ऑल्टरनेटिव है नहीं, ये मैंने कहा कि दिल्ली घूमने का मन है, तो घूमने वाले की तो बहुत चीज़ें कम है, लेकिन ये एक ट्रैफिक मैनेजमेंट की कुछ सोच है जो कहीं ना कहीं आपको जो है, इसीलिए कंजेशन प्राइसिंग की बात है। और रोड डिज़ाइनिंग के बारे में क्या कहेंगे सर? रोड डिज़ाइनिंग वो भी एक बड़ा फैक्टर है? देखिए, रोड डिजाइनिंग तो एक सस्टेनेबल एक्सरसाइज है, सस्टेनेबल एक्सरसाइज है जिसमें एनक्रोचमेंट की चुनौती अपने आप में एक हुँ। महत्वपूर्ण चीज़ है। रोड डिज़ाइनिंग और रोड इंजीनियरिंग जो है वो काफ़ी चीज़ों में काम आ सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कनेक्टिविटी हो सकती है, बहुत सारे हैं जो जहाँ पर आपको टनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जेवर एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल नहीं, नहीं, एयरपोर्ट मैं को कंजेशन को लेकर के जो जिसकी वज़ह से बॉटलनेक बन जाता है, ट्रैफ़िक एकदम से पाइल अप होना शुरू हो जाता है, वो भी कहीं न कहीं। नहीं, बिल्कुल वही जो मैंने कहा कि ये एक कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज है कि आप एक पॉइंट पर कुछ कर रहे हैं, आगे पाइल अप हो गया और उससे आगे जो है, और उसके लिए आपको जो है अपना व्हीकल लोड एनालाइज करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पर जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है या अवेलेबिलिटी है वो एनालाइज करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से ट्रैफिक पुलिस को जो है अपना रेस्पॉन्स, अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी प्रेजेंस और जो एनफोर्समेंट और रेगुलेशन पर एक और ध्यान चीज़ मैं देना आपसे पूछना पड़ेगा। चाहूँगा। आप दिल्ली में काफ़ी लंबे टाइम तक रहे भी हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इनका और पुलिस का क्यों आपस में झगड़ा चलता रहता है? देखिए, पुलिस का जो उद्देश्य होता है वो कानून को लागू करना है और नागरिकों को एक न्याय सम्मत पुलिसिंग व्यवस्था देना है। और दिल्ली पुलिस न केवल भारतवर्ष में और पूरे विश्व में अपने आप में एक बहुत ही सशक्त हुँ। संवेदनशील पुलिस संगठन है। और अगर हमारी पुलिसिंग प्रैक्टिसेस को देखें, तो पुलिसिंग प्रैक्टिसेस ऐसा नहीं है कि अब क्या है या 5 साल में हुँ। क्या होगी। जो हमारी पूरा जो व्यवस्था है वो बहुत ही मजबूत व्यवस्था है। कोई ये नहीं है कि इसमें कोई विचारधारा या कोई हुँ। मजबूरी या कोई इस तरह की चीज़ें हैं। चूँकि मैं दिल्ली पुलिस मेरी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके बारे में इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि, बल्कि जो जिस तरह की चुनौतियों को हम लोग फेस करते आए हैं, चाहे वो आतंकवाद से हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, वीमेन सेफ्टी हो, सिटीजन सर्विसेज हो, इससे उम्दा पुलिस बल जो है पूरे विश्व में कोई नहीं है। लोग आते जाते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अपने आप में। और जो इसकी जो रीढ़ है, जो दिल्ली पुलिस का जो सिपाही है, जो कांस्टेबल है, जो बीट ऑफिसर्स हैं, जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, इतनी जो विभिन्न चुनौतियों का सामना करने पड़ती, इनसे बेटर साइकोलॉजिस्ट, हुँ। काउंसलर कोई नहीं हो सकता है। कैसे? देखिए, इतने सारे कॉल्स वो देखता है, हुँ। लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स वो देखता है, ट्रैफिक का चैलेंज वो इस्तेमाल करता है, सीनियर सिटीजन्स के संपर्क में रहता है, साइबर क्राइम को भी झेलता है, और विभिन्न तरीके की जो सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों से मिलता है। तो एलिगेशन तो लगाना बहुत आसान है, लेकिन जो चुनौती है और चुनौतियों के बीच में और इस सब परिप्रेक्ष्य और इस तरह की चीज़ों के बीच में ये सब चीज़ें आती जाती रहती है। बहुत पेरिफेरल चीज़ें हैं, जो दिल्ली पुलिस अपने आप में एक बहुत मजबूत और संवेदनशील संगठन है। थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने हमारे दर्शकों को
जो नए कानून के बारे में बताया, साथ ही आपने जो चैलेंजेस फेस करती है, जो दिल्ली पुलिस हो या चंडीगढ़ पुलिस हो या हमारी देश की जो पुलिस है, वो जो चैलेंजेस फेस कर रही है, उसके बारे में बताने के लिए। थैंक यू बहुत वेरी मच बहुत सर। धन्यवाद। जय हिंद।